बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों क्या बिहार में बड़ा खेला होगा? नीतीश कुमार फिर से बीजेपी छोड़ करके आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। ये इसका कयास अभी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में बिहार का सियासी पारा अभी से आसमान छूने लगा है। नीतीश के पाले बदलने के अटकलें फिर से तेज हो रही है। वहीं पर संसद में शुरू हुए अम्बेडकर विवाद ने इन अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी बड़ा बयान देकर के बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं। यह संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बेशक अम्बेडकर विवाद पर नीतीश ने चुप्पी साध रखी है, मगर आगामी चुनाव को देखते हुए ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से पार्टी बदल सकते हैं। यह नीतीश की नाराजगी को गृह मंत्री अमित शाह के एक और बयान ने हवा दे दी है। दरअसल बिहार चुनाव पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश का नाम फिक्स नहीं है। सीएम का चेहरा चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। जब खबरों के माने तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने नीतीश कुमार को कशमकश में डाल दिया है। जब नीतीश और एनडीए में छिड़ी तकरार पर विपक्ष ने भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। जब तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के बयानबाजी ने नीतीश के पाला बदलने की खबरों को हवा दे दी है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्री विजय चौधरी के साथ यात्रा पर निकले हैं। सीएम हाउस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डा पर सीएम नीतीश कुमार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी। जेडीयू विधायक कार्यकर्ता हवाई अड्डा पर मौजूद थे। सभी ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर के प्रगति यात्रा के लिए विदा किया। प्रगति यात्रा की तस्वीर से जेडीयू भाजपा के रिश्तों में आई करवाहट साफ साफ दिख रही है। जब पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सिर्फ जेडीयू कोटे वाले मंत्री ही दिखे। विजय चौधरी तो साथ में ही हैं। एयरपोर्ट पर मंत्री श्रवण कुमार, रत्नेश सदा, मदन सहनी, जयंत राज दिख रहे थे। जब नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के एक भी मंत्री एयरपोर्ट पर शामिल नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जेडीयू की यात्रा में जा रहे हो। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल नहीं हो रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा संगठन कार्य को लेकर के दिल्ली में है। यात्रा से भाजपा की दूरी के बाद राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। आपको बता दूं कि अमूमन मुख्यमंत्री की यात्रा की शुरुआत में डिप्टी सीएम शांत रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले के सिमरी गांव के रहने वाले अनुराग गौतम ने यूपीएससी की आईईएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके इतिहास रच दिया है। जहां उनके इस अभूतपूर्व सफलता से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरे बिहार गौरवान्वित हुआ है। आपको बता दूं कि अनुराग आईईएस परीक्षा में सफलता हासिल की है। आईएएस नहीं। जी हाँ, बहुत से लोग यूपीएससी की आईएएस परीक्षा समझ रहे होंगे, तो आईएएस नहीं बल्कि आईईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इस परीक्षा में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल करके इतिहास रचा है। जहाँ अनुराग ने ये अचीवमेंट अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है। जब पहले प्रयास में असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जुनून और मेहनत से सफलता की इबारत लिखी है। जहाँ अनुराग का बचपन बोकारो में बीता, जहां पर उनके पिता अनूप कुमार बोकारो स्टील प्लांट में अधिकारी हैं, जहां उनकी मां संगीता देवी एक गृहिणी है। जहां अनुराग की शुरुआती शिक्षा भी बोकारो में ही हुई है। अनुराग डीपीएस बोकारो के पूर्व छात्र हैं। अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद अनुराग ने आईआईटी खड़गपुर से अर्थशास्त्र में एमएससी की डिग्री हासिल की है। वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा को नए आयाम दिए और आर्थिक विषयों में गहरी पकड़ बनाई है। अनुराग गौतम की ये तैयारी और फिर आईआईटी की मजबूत नींव ने यूपीएससी की इंडियन इकोनॉमिक सर्विस परीक्षा में उनकी सफलता की राह उनकी आसान है। दोस्तों बिहार के वैशाली से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर किराए के मकान में एक महिला के साथ 4 युवक रहते थे। जब पता चलते ही दौड़ करके पुलिस पहुंची। पुलिस को देख करके सभी लोग छुपने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पूछा कि तुम लोग दिन रात कमरे में क्या करते हो? 1 लड़की और 4 लड़का क्या करते हो यहाँ पर? जिसके बाद महिला ने जो बताया वह जान करके पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल ये गैंग लोगों से नौकरी के नाम पर रुपए ठगने का काम करती थी। जो नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने गैंग
के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जब पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड के अलावा 2 पासबुक, 2 पैन कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 आधार कार्ड और फिर 1 वोटर ID कार्ड भी बरामद किया है। इस बारे में साइबर DSP चांदनी सुमन ने बताया है कि साइबर थाना वैशाली को प्रतिबिंब पोर्टल को देखने से ये पता चलता है कि 2 मोबाइल नंबर पर पटना और बेतिया में जॉब देने के नाम पर साइबर ठगी करने की शिकायत दर्ज है, जिसकी जांच से इस बात का पता चला है कि दोनों नंबर औद्योगिक थाना क्षेत्र के में एक्टिव है। जिसके बाद DSP चांदनी सुमन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी की, जहां पर एक किराए के मकान में 4 युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है, जहां पर ये 5 लोग रहते थे। दोस्तों 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। जी हां, सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में कहा कि NDA अगले साल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये पूछे जाने पर कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या NDA नीतीश कुमार को अपने नेता के तौर पर पेश करने पर पूर्ण विचार कर सकता है, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हाँ, कोई भ्रम नहीं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पूछे जाने पर कि क्या NDA मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना बिहार में चुनाव में जा सकता है, जैसे कि हाल ही में उसने महाराष्ट्र में किया था। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हम एक साथ बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे, निर्णय लेने के बाद हम आपको बताएंगे। ऐसे में अमित शाह की इस प्रतिक्रिया से ये अटकलें तेज हो गई थी कि बीजेपी 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करने पर जोर दे सकती है। सम्राट चौधरी ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि बिहार में NDA नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हम दोनों नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बिहार सरकार ने पटना से भागलपुर, देवघर और सीमांचल के पूर्णिया के लिए नई बस सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन नई बसों में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और CCTV कैमरे, जो यात्रा को आरामदायक और फिर सुरक्षित बनाएंगे। इस नई सेवा का संचालन भागलपुर परिवहन निगम करेगा और फिर ये सेवा यात्रियों के लिए यात्रा को और भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन नई बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। इस दौरान कुल 6 नई बसों का परिचालन शुरू हुआ है, जिसमें से 2 बसें भागलपुर पटना, 2 पूर्णिया पटना और फिर 2 पटना देवघर रूट पर चलेंगे। खास बात यह है कि पटना देवघर रूट पर बस सेवाएं नए साल से शुरू होगी। ये बस सेवा पटना, भागलपुर, देवघर और फिर पूर्णिया के लोगों के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाएंगी। जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार की हो। जी हाँ, इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की बहुत बड़ी कोशिश की गई है जदयू की तरफ से। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सियासी माहौल अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा भी शुरू कर चुके हैं। इन सब के बीच जदयू की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इस पोस्टर के जरिए पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की कोई भी नई बात नहीं बन सकती है। साथ ही इस पोस्टर को बीजेपी के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जेडीयू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू के इस पोस्टर का सीधा सा मतलब ये है कि नीतीश को बिहार की राजनीति की हो या फिर बात बिहार के विकास की हो, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी तरीके की बात नहीं हो सकती है। जेडीयू नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ाया जाएगा। दोस्तों विंटर सीजन चल रहा है, यानी कि ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में लोग मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं, खास करके सीमांचल के लोग, क्योंकि सीमांचल में भक्का पीठा खाया जाता है। यानी कि सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में सबसे अधिक भक्का और पीठा का चलन है और यहाँ पर भक्का पीठा खाया जाता है। लेकिन भक्का पीठा बिना मछली के नहीं खाया जाता है। जी हाँ, अगर आप भी भक्का पीठा खाए होंगे तो बिना मछली के तो नहीं खाए होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल है कि कौन से मछली सबसे बढ़िया है। हम 2 मछली के बारे में कंपेयर करेंगे, एक रोहू और दूसरा कतला। ये दोनों ही प्रचलित और यानी कि विख्यात और लोकप्रिय ताजा पानी की मछलियां हैं। इन दोनों मछलियों का स्वाद, पोषक तत्व और स्वास्थ्य लाभ कुछ हद तक समान होते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ अंतर भी होते हैं। अब सवाल है कि रोहू और कतला मछली में कौन फायदेमंद है। तो आपको बता दूं कि रोहू मछली और कतला मछली दोनों ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। प्रोटीन शरीर के विकास और फिर मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कतला मछली में थोड़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, जो इसे मांसपेशियों के निर्माण के लिए फायदेमंद बनाती
जाती है। वहीं पर दोनों मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो कि हृदय स्वास्थ्य को सुधारने और फिर मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि कतला मछली में ये मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है, जिससे ये हृदय और फिर मस्तिष्क के लिए और भी फायदेमंद बनती है। वहीं पर रोहू मछली में विटामिन B12, विटामिन डी और फिर आयोडीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि हड्डियां और फिर तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी होती हैं। यह कतला मछली में भी ये पोषक तत्व होते हैं, लेकिन रोहू की तुलना में इसमें कैल्शियम और फिर आयोडीन की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है। आपको बता दूं कि दोनों मछलियां हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कारण रक्त दाब को नियंत्रण करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय से संबंधित बीमारियों के जोखिम को घटाने में मदद मिलती है। कतला मछली में ये गुण कुछ ज्यादा ही प्रभावी हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक फैटी एसिड होते हैं। वहीं पर दोनों मछलियां पचने में आसान होती है, क्योंकि इनमें हल्का और फिर नरम मांस होता है। जब रोहू मछली में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है। वहीं पर रोहू और कतला मछली दोनों ही कम कैलोरी वाली होती है, इसलिए ये वजन घटाने के लिए उपयुक्त होती है। हालांकि कतला में थोड़ी अधिक वसा होती है, जो कि ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि रोहू मछली कम कैलोरी के कारण वजन घटाने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। वहीं पर रोहू मछली में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। साथ ही इसमें विटामिन डी भी होती है, जी हाँ, जो कि शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। कतला मछली में भी कैल्शियम और फिर विटामिन डी होता है, लेकिन रोहू की तुलना में इसमें इनकी मात्रा कम हो सकती है। दोस्तों, देश में पिछले कुछ समय से प्याज के बढ़ते भाव पर ब्रेक लग गया है। देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासल गांव में प्याज का औसत थोक रेट एक महीने में 50% गिर गया है। पिछले महीने तक जहां पर कीमतें 4,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, वहीं पर आज ये घट करके 2,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। जब नई खरीफ फसल की आवक से प्याज का भाव गिरा है। व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात और फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र में नए प्याज की आवक बढ़ने से रेट अभी और भी गिरने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार प्याज की खुदरा कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम से घट करके 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्याज व्यापारियों का कहना है कि खरीफ फसल का प्याज अधिक नमी के कारण लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, इसीलिए किसान इसे खुदाई के साथ ही बाजार में ले आते हैं। और इस साल अच्छी और फिर समय पर हुई मानसूनी बारिश ने प्याज समेत अन्य बागवानी फसलें जैसे कि टमाटर और फिर आलू के उत्पाद को बढ़ावा दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है। ये भविष्यवाणी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे से जुड़ा हुआ है। यह लगातार एनडीए में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के बयानबाजी हो रही है। जी हाँ, सवाल उठ रहा है कि किसके नेतृत्व में एनडीए 2025 का चुनाव लड़ेगा। इस पर अब प्रशांत किशोर ने यानी कि पीके ने बड़ा बयान दिया है। वहीं पर जेडीयू की कितनी सीटों पर जीत होगी, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपना बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का एक बयान जारी किया गया है। इसमें पीके ने ये कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। हालांकि उन्होंने भी कहा कि जनसुराज के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू एनडीए के साथ लड़े या फिर महागठबंधन के साथ अगले चुनाव में उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। या ऐसा इसलिए क्योंकि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वह है नीतीश कुमार। जनता नीतीश कुमार के अफसर राज से परेशान है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और फिर कोई धंधा उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ना होगा। नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जनसुराज के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, यह कहना है प्रशांत किशोर का। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो फिर बीजेपी अगले चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो 2020 के चुनाव में जेडीयू के साथ हुआ वही इस बार जेडीयू के साथ साथ बीजेपी का भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के बच्चों की चिंता करने की जगह बीजेपी ने दिल्ली में चंद सांसदों के लालच बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया। जब बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अगले चुनाव में जनता जेडीयू और बीजेपी दोनों को सबक सिखाएगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। ये कोहरा खास करके उन क्षेत्रों में देखा जाएगा जहां पर दिन की शुरुआत में हल्के बादल और फिर ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 27-28 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में हल्की से मध्यम दर्जे का वर्षा होने का अनुमान जताया है। ये बारिश राज्य के कुछ प्रमुख जिलों में
हो सकती है, जिससे किसानों और फिर अन्य कार्यों में प्रभावित बच्चों की प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है उनमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल प्रमुख है। इन जिलों में बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल सकती है, जिससे कि दिन में भी ठंड बढ़ सकती है। या इसके अलावा इन क्षेत्र में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जो कि सुबह के समय दृश्यता को प्रभावित कर सकता है। अगर बारिश होती है तो फिर ठंड का असर और भी बढ़ सकता है, जिससे मौसम में ठंडक का एहसास होगा, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां पर अधिकतर लोग खुले में काम करते हैं। ठंड और फिर बारिश के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश के गोबर 50 रुपए किलो बिक रहे हैं? जी हाँ, यानी कि विदेशी लोग भारत से 50 रुपए किलो गोबर खरीद रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है कि इसकी जो डिमांड बढ़ रही है? तो आपको बता दूं कि गाय का गोबर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना रहा है। बीते कुछ सालों में गाय के गोबर का निर्यात तेजी से बढ़ा है। कुवैत और फिर अन्य अरब देश भारत से बड़ी मात्रा में गोबर आयात कर रहे हैं। ये देश गोबर का उपयोग करके अपने कृषि क्षेत्र में खजूर की फसल की गुणवत्ता और फिर उत्पादन को बढ़ावा के लिए कर रहे हैं। जब भारत जिसे गोबर से जुड़ी हुई परंपराओं और फिर धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है, अब इसे निर्यात के जरिए वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। जब कुवैत और फिर अन्य अरब देशों की कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि खजूर की फसल में गाय के गोबर को पाउडर के रूप में इस्तेमाल करने से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। खजूर के फल का आकार बड़ा होता है और फिर उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसी कारण इस देशों में खजूर की खेती के लिए गोबर की भारी मांग देखी जा रही है। जब कुछ समय पहले कुवैत ने भारत से 192 मीट्रिक टन गोबर का ऑर्डर दिया। तेल और फिर गैस के बड़े भंडार वाले इन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने के लिए ये नए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत से आने वाला गाय का गोबर उनके लिए खजूर की खेती में एक बड़ा सहायक बन रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। इसके बाद वो दूसरे चरण में फिर से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रगति यात्रा पर जाएंगे। दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार 6 जिलों का दौरा करेंगे। इसकी तारीख भी आ गई है। 4 जनवरी को गोपालगंज, 7 जनवरी को सीवान, 8 जनवरी को छपरा, 11 जनवरी को दरभंगा, 12 जनवरी को मधुबनी और फिर 13 जनवरी को समस्तीपुर का दौरा करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के सचिव भी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा में पहले दिन उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ दिखे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के 2 प्रखंड की सतपुर सहरिया पंचायत की थारू टोला घोटवा से की है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण इलाकों का भ्रमण करके जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और फिर उनकी प्रगति का अवलोकन किया है। बिहार के बच्चों के लिए, जो कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया खबर सामने आई है। दरअसल नए शैक्षणिक सत्र से बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश भी दे दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 3री, 4थी और फिर 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार बिहार के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल और फिर पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। जब बच्चों को विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पर एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। इस प्रकार बिहार के विद्यालयों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा बिहार के सभी 9,430 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू है, जिसे एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। हम एनडीए के साथ थे,
एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कही है। उन्होंने कहा कि हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के दिए गए बयान की निंदा करते हैं। यह पशुपति पारस ने कहा है कि देश भर में दलित, महादलितों, गरीब मजदूरों को उसके समुचित अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश भर में एक समान मजदूरी दर के हिमायती हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। रालोसपा सुप्रीमो ने कहा कि विकल्प खुले हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के आने वाले समय में निर्णय करेंगे। रालोसपा सुप्रीमो ने दलित सेना के नेतृत्व में चौकीदार दफेदार के अधिकारों के लिए चलाए जाने वाले राज्यव्यापी आंदोलन में व्यापक जन गोलबंदी की अपील की है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस ने इशारों में कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो साहेबपुर कमाल से संजय यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर महिलाओं को आर्थिक न्याय मिलेगा, जब महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने भागलपुर में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा है कि प्रदेश की आधी आबादी महिला सशक्तिकरण एवं खुशहाली के लिए हमने विशेष माई बहन सम्मान योजना बनाई है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा और फिर दिव्यांग जनों को मिलने वाले 400 रुपए पेंशन में वृद्धि करके 1500 रुपए का करने का निर्णय लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक सर्वे में पता चला है कि बिहार में आज 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय हर महीने 6000 रुपए है। खास करके इन परिवार की महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी, जिससे वैसे सभी लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगी। हमने निर्णय लिया है कि महंगी रसोई गैस और फिर बिजली से महिलाओं को राहत दिलाने के लिए 1200 रुपए का गैस सिलेंडर अब 500 रुपए में मिलेगा। पर प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट में बिजली फ्री में दिया जाएगा। इससे उन परिवारों को 1000 से लेकर के 1500 रुपए के बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार ने पिछले 17 महीने के सेवाकाल में अपने वादे के अनुसार जनता को काम करके दिखाया है। अगले विधानसभा चुनाव में हम फिर से सत्ता में आते हैं तो फिर इससे बढ़ करके जनता की सेवा करेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते कदमों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि बिहार ने उद्योगों के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। 19 और 20 दिसंबर को आयोजित बिहार बिजनेस समिट के दौरान बिहार में निवेश के जो अवसर थे उन्हें निवेशकों के सामने पेश किया गया। मंत्री ने बताया है कि इस समिट के दौरान लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं और देश विदेश से आए लगभग सभी प्रमुख निदेशक बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में शामिल हुए। नीतीश मिश्रा ने बिहार की औद्योगिक नीति को आकर्षक बताते हुए कहा कि 2016 की औद्योगिक नीति और फिर केंद्रीय नीति निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, जिसे हम लोगों ने समिट के दौरान शेयर किया है। मंत्री ने आगे कहा कि हमने कई देशों और फिर राज्यों के निवेशकों से मुलाकात की है। गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर के निवेशकों को बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है और फिर राज्य अब विकास के नए आयाम छूने के लिए तैयार है। पर नीतीश मिश्रा ने यह भी कहा कि 1947 में जो सपना देखा गया था उसकी तुलना में बिहार को आगे बढ़ना अब अत्यधिक आवश्यक हो गया है। बिहार में निवेश की संभावना अब पूरी तरीके से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है और राज्य के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि अब हम बिहार को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों, बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने 6 दिनों से जारी अपने आमरण अनशन में स्थिति और गंभीर कर दी है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने पर उनके साथी उनका इलाज कराने के लिए गर्दनीबाग अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हो गए, जहां उन्होंने अस्पताल का दरवाजा तोड़ करके अभ्यर्थी को भर्ती कराया। जहां निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस संघर्ष में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आकर के छात्रों का हौसला बढ़ाया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि अगर बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानी तो फिर हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी धरना देंगे। जब आप 13,000 छात्रों का री एग्जाम ले रहे हैं तो फिर सभी छात्रों का क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ एक आयोग की बात नहीं है, बल्कि चारों आयोग
इस मामले में नाकाम साबित हो चुके हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वे छात्रों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक भावनात्मक पत्र लिखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा फिर से कराने की सख्त मांग की। उन्होंने कहा है कि बिहार सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और बीते रात में उनसे मिले थे। तेजस्वी यादव ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर इन छात्रों को कुछ हो जाता है तो फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश सरकार और बीपीएससी के अध्यक्ष की होगी। तेजस्वी यादव ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा करानी चाहिए। छात्रों की जान से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। उनकी ये भावनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि अब केवल छात्रों की चिंता नहीं है बल्कि उनकी सुरक्षा की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ प्रगति ही पर असर डालने वाली है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब ये देखने गए हैं कि किस काम में कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या करना है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के बिहार में सरकार बदलने के बयान पर भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सपना देख रहे हैं और उन्हें इसे देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब पिछले 20 सालों से आरजेडी के लोग सपना देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। साथ ही ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करने की सलाह दी और बिहार के बजट की तुलना करते हुए राजद के शासनकाल में बिहार का बजट क्या था, अब क्या है, इस पर विचार करें। ललन सिंह ने यह भी कहा कि सपने देखने वाले को बिहार की जनता समय पर जवाब दे देती है। जब बिहार की जनता का संदेश स्पष्ट है कि वे अब बदलाव चाहते हैं और वे समय आने पर अपनी आवाज उठाएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव रविवार रात भीषण जाम का सामना करना पड़ा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी का काफिला घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा। इस दौरान वे कार में मोबाइल पर टाइम पास करते हुए देखे गए। वहीं पर जाम को हटाने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। इस दौरान पुलिसकर्मी भागते दौड़ते नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। तो वैसे तो जाम झेलना आम आदमी की नियति बन गई है, लेकिन रविवार को वीआईपी लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। दरअसल तेजस्वी हाजीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जब फिर उन्हें वहां से पटना जाना था। लेकिन इसी दौरान महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लग गई, जब तेजस्वी का काफिला भी जाम में फंस गया, जिसके बाद गाड़ियों को आगे निकलवाने में सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। तब कहीं जाकर के तेजस्वी यादव जाम से बाहर निकल पाए। आपको बता दें कि हाजीपुर के महात्मा गांधी सेतु पर लगने वाला महाजाम लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रोजाना पटना जाकर के ड्यूटी करने वाले राहगीरों को अब जाम रुला रही है। जब प्रतिदिन देर रात से लेकर के अगले दिन दोपहर तक सेतु पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कामकाजी दैनिक राहगीर अपने कार्यालयों में समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने के कारण राहगीरों को गैर हाजिर होना पड़ रहा है। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि सैनिक स्कूल नालंदा में 10वीं पास के लिए भर्ती निकली है। इसके लिए सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। योग्यता के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं डिप्लोमा आदि पास होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और फिर अधिकतम आयु सीमा 50 साल निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और फिर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सैनिक स्कूल नालंदा की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। ये वेबसाइट है www.sainikschoolalanda.edu.in/vacancy/। दोस्तों, ठंड के बढ़ते प्रकोप का बुजुर्गों और फिर बच्चों को स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हाल के दिनों में बीमार होकर के अस्पताल पहुंचने वालों में बुजुर्ग और फिर बच्चों की तादाद अधिक है। सदर अस्पतालों से लेकर के प्राइवेट अस्पतालों तक भीड़ देखी जा रही है, जहाँ ठंड के असर से बुजुर्ग दम फूलने की शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं। वैसे बुजुर्ग मरीज सदर अस्पताल की ट्रामा सेंटर में हर दिन पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि मौसम में बदलाव के कारण पारा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौसम में बच्चों में कई तरह की बीमारियां होने की आशंका रहती है, जबकि बुजुर्गों को भी इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जरा सी चूक हुई तो फिर बच्चे और फिर बुजुर्ग तुरंत बीमार पड़ जा रहे हैं। निमोनिया, सर्दी, खांसी से पीड़ित होकर के बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। जब बीते 7 दिनों में सदर अस्पताल की शिशु वार्ड में इलाज के लिए पहुंचने वाले 80% बच्चों में मौसम जनित बीमारियां पाई गई है। SNCU में इलाज के लिए भर्ती होने वाले नवजातों की संख्या में भी बढ़ गई है, जहाँ वार्ड का बेड फुल रहा है। पीडिया वार्ड में भी बीते एक सप्ताह में मौसम जनित रोग से ग्रसित 30 बच्चे भर्ती हुए हैं।
दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले उज्जवल ने वो कर दिखाया है जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। दरअसल उज्जवल ने बीपीएससी 69वीं परीक्षा हिंदी भाषा से पास की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे राज्य में टॉप किया है। अपनी सफलता पर बात करते हुए उज्जवल कुमार ने बताया है कि पहले एक ट्रेंड बन गया था कि अंग्रेजी माध्यम से ही सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया है कि मेहनत किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जहाँ बीपीएससी 69वीं परीक्षा में टॉपर उज्जवल कुमार सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की। जब पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। जब उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की तो फिर उन्हें शुरुआती दिनों में भाषा को लेकर के थोड़ी परेशानी जरूर हुई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर यूपीएससी की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए न सिर्फ हिंदी भाषा से परीक्षा दी बल्कि पूरे राज्य में टॉप किया है। उज्जवल कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए छात्रों को टिप्स देते हुए कहा कि आप जिस माध्यम में सहज हैं उसी माध्यम को चुनिए, फिर सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। जहां गांधी की धरती चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हुई है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम की चिंता किए बिना वे जनता के बीच जा रहे हैं तो फिर ये बिहार की प्रगति के लिए उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की हर यात्रा से विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल होती है, लोगों से फीडबैक मिलता है और फिर ये साफ पता चलता है कि बिहार लालू प्रसाद के राज से कितना आगे निकल चुका है। राजद के लोग प्रगति यात्रा के आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। मैं बदलूंगा बिहार के सामूहिक उद्वेश से दिल्ली में भारत मंडपम गुंजायमान हो गया है। रविवार को एक दिवसीय कार्यक्रम में बिहार और प्रवासी बिहारियों के 2000 से अधिक उद्यमियों, स्टार्टअप और फिर विचारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। उनमें से एक विचारक थे असिस्टेंट प्रोफेसर रकीब आलम। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी बातें रखी है और प्रोफेसर रकीब आलम ने इस बारे में क्या बातें कही है हम आपको आगे इसकी वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान शुरू करने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने विभाजन की मानसिकता को त्यागने और फिर बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को पूर्ण स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ उपस्थित हम सभी किसी जाति, समुदाय, धर्म, रंग या फिर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि बिहार के विकास के लिए एक साझा दृष्टि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे अभियान का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, रोजगार या फिर स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई भी बिहार छोड़ने पर मजबूर ना हो। शिक्षा, समता और उद्यमिता के सिद्धांतों पर आधारित ये अभियान बिहार की समृद्ध संस्कृति और फिर उद्यमशील विरासत से प्रेरणा लेकर के जाति और फिर समुदाय की सीमाओं से परे लोगों को राष्ट्रीय विकास के लिए एकजुट करता है। प्यार में मिली धोखा तो फिर लड़की ने अपने प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला। इसके बाद क्या हुआ जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला बिहार का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक प्रेमिका ने प्यार में धोखा मिलने पर अपने प्रेमिका गुप्तांग काट करके खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला है। आरोपी प्रेमिका ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब उसने धोखे से अपने प्रेमी को मिलने के लिए एक होटल में बुला लिया था। उसी दौरान किसी धारदार हथियार से प्रेमिका ने प्रेमी के गुप्तांग पर हमला कर दिया। इसमें प्रेमी के साथ साथ आरोपी प्रेमिका भी इस घटना में घायल हो गई। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। अपराध की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रेमिका को लहूलुहान हालात में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्रेमी की हालात को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में घायल प्रेमी और प्रेमिका के बीच पिछले 8 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अचानक प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने पर गुस्साई प्रेमिका ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल एहतशाम उर्फ बबलू और एक लड़की के बीच पिछले 8 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन इसी बीच प्रेमी एहतशाम की शादी मेरठ जनपद के गांव में एक लड़की के साथ तय हो गई। जब बताया ये भी जा रहा है कि 15 दिन पहले प्रेमी की सगाई होने से नाराज प्रेमिका ने रविवार को प्रेमी एहतशाम को मिलने के बहाने से सिविल लाइन थाना स्थित एक होटल में बुलाया था। उसी दौरान दोनों के बीच इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ
हुआ और प्रेमिका ने किसी धारदार हथियार से प्रेमी की गुप्तांग पर हमला कर दिया। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी व्योम बिंदल ने बताया है कि शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का लड़की के बीच में झड़प हो गई है, जिसमें लड़की ने लड़के के प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला है और उस लड़की के हाथ में भी हल्की चोट आई है। यह पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जहां इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक जो प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार दोनों ही चरथवाल के रहने वाले हैं। लड़का और लड़की के बीच में काफी टाइम से रिलेशनशिप में चल रहा था। जब लड़की का ये कहना है कि इस लड़के ने कहीं और अपनी शादी फिक्स कर ली थी, जिसको लेकर कि ये लड़की बहुत ज्यादा नाराज थी। आज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया। इस बीच लड़की ने मौका देख करके एक कटर से लड़के के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया और उसके बाद लड़की का ये कहना है कि उसने भी अपने आप की भी जान लेने की कोशिश की, जिसमें लड़के ने उसका बीच बचाव किया। जब लड़की के हाथ में भी कट लग गया है। दोस्तों, दिसंबर का महीना भी अब समाप्त होने की ओर है, लेकिन जिस ठंड की लोगों को जरूरत है वो देखने को नहीं मिल रही है। इन दिनों तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार आने वाले 27 दिसंबर तक कोई भी बदलाव नजर नहीं आने वाले हैं। यह कृषि वैज्ञानिकों ने तापमान का ये स्थिति रबी फसलों के लिए नुकसानदायक बताया। कृषि मौसम वैज्ञानिकों के माने तो गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिए रात का और औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहनी चाहिए, लेकिन अभी ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। जबकि देश के पश्चिमी भाग में भीषण ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं पर दूसरी ओर पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ उठने के कारण भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में 27 दिसंबर के आसपास बिहार में वर्षा के आसार बन रहे हैं। ये ठंड के मौसम में बिहार में होने वाली दूसरी वर्षा होगी। इस वर्ष ठंड के मौसम में पूर्व में भी एक हल्की वर्षा हो चुकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बिहार के मौसम में कोई भी विशेष बदलाव होने के संकेत नहीं है। यह देश के पूर्वोत्तरी इलाकों में बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ से बिहार के कुछ भागों में 27 दिसंबर के आसपास वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में यानी कि बिहार में ठंड काफी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ 31 की रात में घना कोहरा भी हो सकता है।